कि ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, होगी ख़त्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज़ पुरानी। क्या बात है। दर्शकों, रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान सुप्रसिद्ध हरियाणवी संस्कृति के सुप्रसिद्ध कलाकार भाई रामकेश जीवनपुरिया जी, और आप सेंसर बोर्ड में आप मेंबर भी रहे हैं आदरणीय भाई साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बड़ा धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, सबको मेरा प्रणाम। दर्शकों, एक बहुत बड़ी खुशी और उपलब्धि का विषय ये है कि आज ही भाई रामकेश जीवनपुरिया जी को कंडेला खाप ने उनके किए गए हरियाणवी संस्कृति के प्रचार प्रसार और उसको गौरवान्वित करने के उद्देश्य से, जो एक कहते हैं देसी भाषा में हरियाणवी में सूची बातें गाना सुनना लिखना, उनके लिए इनको सम्मान की दिया गया है। आपको ढेरों शुभकामनाएं रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। दर्शकों, एक तरफ विवाद चलता है गन कल्चर गंद कल्चर का, एक दूसरी तरफ जहां समाज आईना है किसी भी व्यवस्था का, वो सम्मान देना भी जानता है, सम्मान लेना भी जानता है। हम भाई रामकेश जीवनपुरिया जी से ही जानते हैं। भाई साहब, किस प्रकार की शुरुआत रही और आप बहुत लंबी यात्रा करके और आज भी अपनी माटी से जुड़े हुए हैं, थोड़ा दर्शकों तक बताते चलें, क्योंकि कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिखना। क्या कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसी कोई घटना बचपन में हुई है जो वास्तव में कहती है कि पूत के पाँव पालने में दिखना आपके साथ घटी है, और जो मुकाम आपने हासिल किया जिसकी वजह से आज हरियाणा गौरवान्वित महसूस करता है, थोड़ा बताते चले भाई साहब। देखिए, क्या है, ऐसी कोई घटना की वो बात नहीं, मैं भी ऐसा ही बच्चा था जैसे आम बच्चे होते हैं। हाँ, बस ये जो अपनी संस्कृति, गायन, लेखन, इसकी तरफ मेरा ध्यान था बचपन से ही, 5वीं 6वीं क्लास से ही। अच्छा, क्या हाँ, बात। मेरे गुरुजी हैं रणबीर बड़वासनिया जी। जी जी जी। तो मैंने उनको एक बार जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारे वहाँ पे दलमोड़ा गांव में गाते हुए देखा था जी। तो जब उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं मैं भी कुछ ऐसा करूं कि जैसे गुरुजी को लोग सुन रहे हैं, उनको देखने के लिए इतनी भीड़ आई है, तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा मैं भी करूं। ऐसा उसी दिन से फिर वो शुरुआत हो गई थी। भाई साहब, हमें ऐसा लगता है हरियाणवी में बहुत सारी कहावतें हैं, गुरु गुड़ चेला शक्कर। अब विधानसभा में हुड्डा साहब ने नायब सैनी जी के लिए और खट्टर जी के लिए ये शब्द उपयोग किए, मुझे भी ऐसा ही नज़र आता है। रामकेश जी जीवनपुरिया जो जिस मुकाम पर हैं, जिस उपलब्धि पर हैं, ऐसा लगता है कि गुरु गुड़ चेला शक्कर वाली स्थिति, क्योंकि रणवीर बड़वासनिया जी भी बहुत उम्दा कलाकार रहे हैं, लेकिन उनके जो आगे जो शिष्य निकले, विकास पासोरिया जी हैं, भाई रामकेश जीवनपुरिया जी हैं, जो एक एक बात को खोल कर उसका ज्ञान विज्ञान उसके बारे में जब जनता तक वो चीज़ों को परोसते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वास्तव में चेला शक्कर हो चला है। नहीं, देखो, गुरु तो गुरु ही रहेंगे, उन्हीं का आशीर्वाद है और जनता का प्यार है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उनसे तो हम कभी ऊपर हो ही नहीं सकते। या फिर क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते, उनका ही देन है ये हमारी सारी। ऐसा कुछ नहीं कि गुरु गुरु चेला शक्कर, ऐसी कोई बात नहीं है, गुरु तो गुरु ही रहेंगे। ये है सरलता, सरलता की पराकाष्ठा। जब आदमी बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर ले उसके बाद भी यदि वो सरल नज़र आता है तो बहुत बड़ी बात है। हम भाई रामकेश जीवनपुरिया जी से जानना चाहते हैं। भाई साहब, ठीक है, आपने बताया कि लिखने की रुचि थी, आप बचपन से लिखना जानते थे, प्रयास किया, लेकिन स्टेज कैसे मुहैया हुआ? जो कहते हैं जीवन में ब्रेक मिलना, और फिल्म इंडस्ट्री में तो बोलते हैं ब्रेक, तो आपके जीवन की पहली वो एक स्टेज क्या थी, उसको याद आप करते चले चैनल के माध्यम से, जब आपने पहली अपनी प्रस्तुति दी और वहाँ से आपको लगा कि अब बहुत कुछ बड़ा करना है? देखो, ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ी सोच नहीं थी ऐसा कि भाई मुझे कहाँ पहुँचना क्या है, ऐसा नहीं, आज भी नहीं है। हम अपने काम पे, अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हैं कि हमने सिर्फ, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि कर्म कर, फल की इच्छाएं मत रख। तो हम कर्म पे विश्वास रखते हैं
और शुरू में जब मैं गीत लिखने लगा, रागनियाँ लिखता था मैं, तो रागनियाँ लिखता था तो रागनी गायक जितने थे हमारे, तो उनको देख देख कर रागनी कंपटीशन में जाना, सुनना, गायन के लिए मेरा इतना वो नहीं था, मेरा लिखने का शौक था। जी हमारे बड़े भाई हैं जितेंद्र पड़ानिया जी, जी जी गुरु जी के शिष्य हैं रणवीर जी के, तो उनके सानिध्य में मैं आया और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ चीज़ें बताई, सिखाई। वहीं से मतलब एक दौर शुरू हुआ। उन्होंने मेरी काफ़ी रागनियाँ गाई, जिससे कुछ लोग मुझे जानने लगे कि भाई कोई रामकेश है वो जो लिखता है कुछ। उसके बाद में फिर ये हरियाणा में जैसे डीजे का दौर शुरू हुआ, जी जैसे ही डीजे का दौर शुरू हुआ तो मुझे लगा कि मैं भी इस प्रकार के गीत लिखूं और लिख सकता हूं। जी तो उसी समय फिर मेरा पहला ही गीत आया था, हट जाता हूँ पाछे में। बहुत उम्दा वो गीत था आपका। और उस गीत को, उस एल्बम को पूरी को लोगों ने इतना प्यार और प्रेम दिया कि बहुत ज़्यादा पूरे देश में उसको सुना गया। बस फिर वहाँ से काम शुरू हो गया। जी फिर भी मैं कभी गाया मैंने तब भी नहीं था जी वो भी मेरा लिखा हुआ ही था, मैं उस और बनाया। गाने वाले कौन थे उस गाने को? वो हमारे छोटे भाई हैं, मेरे ही गुरु भाई जी। हैं, विकास कुमार। ठीक है उन्होंने गाया था, तो छोटा बच्चा था मेरे से, तो 5-7 साल छोटा ही है वो। जी और उसके बाद में फिर मैंने गाना शुरू किया 2008 में। 2008 में जब गाना शुरू किया तो लोगों ने फिर मेरे आवाज़ को, हमारे उसको भी प्यार दिया और जी। फिर स्टेज वगैरह पे भी जाने लगे। इस प्रकार से शुरुआत हुई जी। उसके बाद आपने पहले वाली हवा रही ना, पहले आला पानी, पहले वाली हवा रही ना, पहले वाला पानी, होगी ख़त्म कहानी, ना मिलती कोई भी चीज़ पुरानी। ये जो शब्द थे वास्तव में जब उसका जो चित्रण किया गया इस गाने का, वास्तव में वो किसी भी उम्र का व्यक्ति था, चाहे बच्चा था, बूढ़ा था, जवान था, उनको अपने वो पुराना समय याद आया। कैसे उस वो फिल्मांकन अपने आप में, मुझे ऐसा लगता है कि उसको विशेष इनाम और पारितोषिक मिलना चाहिए, या मिला है या नहीं मिला है, हम जानना चाहेंगे। क्या उसको उतना वो मुकाम मिला जो मिलने के हकदार था वो? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था कि लोग इतना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद उसको, गीत को बनाने का सिर्फ इतना ही था कि हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, संस्कृति है, वो ज़िंदा रहे। ये नहीं था कि भाई वो इतना बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा या फिर इससे बहुत ज़्यादा मैं पैसे भी कमा पाऊँगा, ऐसा नहीं था, ऐसा मेरी कोई सोच नहीं थी जी। लेकिन उस गीत को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, सबको पसंद आया वो। और पूरे मतलब उत्तर भारत में तो उसको बहुत ही ज़्यादा, और प्रधानमंत्री जी ने भी सुना, तो फिर उससे बड़ी और मेरे लिए क्या गर्व की बात होगी। और मुझे सम्मान भी मिला उससे बहुत ज़्यादा, और उससे मेरा परिवार भी खूब चला और पैसा भी बहुत उससे आया। आज तक भी उसको एक गीत गाने के लिए भी मुझे लोग बुलाते हैं, तो काफ़ी मतलब मान सम्मान देते हैं। आपके पास सेंसर बोर्ड का भी पद का दायित्व रहा है, वो यात्रा कैसी आपकी रही है? वहाँ आपने बतौर सेंसर बोर्ड के सदस्य, क्या वो पैमाना था? कैसे वो आप चीज़ें देखते थे कि वो समाज तक जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए? क्या वो उस पद पे रहते हुए आपने, क्या वो अचीवमेंट है जिस पे आपने काम किया? क्या होता है, सेंसर बोर्ड क्या है कि वो इन चीज़ों को देखता है। कोई भी चीज़, मतलब कोई फिल्म बनाता है कोई, या कोई भी चीज़ होती है, उसको सेंसर पास करता है जी। उसमें कि भाई ऐसी कोई चीज़ ना हो जो समाज को ख़राब कर दे, किसी जाति विशेष पे, या फिर किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। कुछ ऐसी चीज़ें किसी उसमें कंटेंट में नहीं होनी चाहिए। यही काम होता है सेंसर बोर्ड का। और विजिट के लिए हमें वहाँ बुलाया जाता था कभी कभी, मतलब जैसे कोई चीज़ है, जैसे मैं एडवाइजरी पैनल में था। जी जी जी। जब कोई चीज़ ज़्यादा उलझ जाती थी तब हमें बुलाते थे। जी। जैसे हमारी एक फिल्म हुई थी, पद्मावती नाम से फिल्म आई थी, तो उसके ऊपर बड़ा विवाद सा हुआ था, तो सेंसर बोर्ड ने उसको पास भी कर दिया था, लेकिन फिर भी विवाद हुआ था उसका। तो उसके बाद में फिर हम लोगों को बुलाया गया था, हमने उस फिल्म को देखा था और उसको फिर हमने क्लीन चिट दी थी कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, आप ज़्यादा वो करते तो इसका नाम चेंज करके ना, और फिर वो कर दिया। लेकिन ऐसी उसमें कुछ था ही नहीं, बहुत अच्छी मूवी थी वो, और उसमें हमारे भारत का गौरव था। पद्मावती में जो रानी पद्मावती थी, उन्होंने जौहर किया, उसमें दिखाया कि मतलब एक अपनी संस्कृति को, अपने रिवाजों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, और अपनी पतिव्रत धर्म को, उससे फिल्म से शिक्षा मिलती है। और फिल्म में उस ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर वो पास हो गई थी। जी। आपने जो बात की कि संस्कृति,
को बचाने के लिए, और सेंसर बोर्ड का भी आपने जिक्र किया, कैसे हम चीज़ों को देखते हैं कहीं समाज में गलत मैसेज ना जाए। दूसरी बात जो हमने गाने पहले भी बहुत सुने, जाति विशेष पर भी गाने बनते रहे, गन कल्चर पर भी गाने बनते रहे। इसमें दोष किसको दिया जाए? जो लेखक है उस लेखक ने गलती करी वो शब्दों को पिरोकर, या गायक ने गाया उसकी तरफ से गलती हुई? मतलब आप इसमें हम व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जा रहे, बात हम जानना चाह रहे, उस बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं कि जब वो गाना लिखा ही नहीं जाएगा तो तभी तो वो गाना असंभव है, वो संभव है ही नहीं। तो आपका क्या मानना है, किस प्रकार से और इस पर क्या किया जा सकता है? कि क्योंकि बहुत से गाने जाति विशेष पर गाने ऐसे देखे हैं जिससे आपस में भाईचारा और समरसता बिगड़ती हमने देखी है। तो आपका क्या, क्योंकि आप एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं, सेंसर बोर्ड के, क्या आप सरकार को सुजेशन देंगे? क्योंकि आपके सुजेशन से कलाकारों का भविष्य उज्जवल होगा और जो लेखक हैं उनका भी, और शायद हरियाणवी संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी कुछ अहम योगदान दिया जा सकता है। ऐसा है, देखो क्या होता है, ये जैसे गीत बनते हैं किसी जाति विशेष के, या फिर देखो क्या है, अपनी जाति की, अपने कौम की बड़ाई करना कोई माड़ी बात नहीं। जी जी, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाना, या फिर ये दिखाना कि भाई आप बहुत छोटे हो, हम बड़े हैं, या कोई भी हो, मतलब कोई किसी भी जाति की बात हो, अपनी जाति का गुणगान करना कोई बात नहीं है, करो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को नीचा ना दिखाया जाना चाहिए। जी। और बात रही गन कल्चर वाली, जो ये बता रहे हो आप, जो ये विवाद भी चला हुआ है, जी। तो क्या है, अभी सरकार ने जो फैसला लिया उसका सब मैं स्वागत कराया, हमने भी कराया, और जितने कलाकार सब उन्होंने भी किया जी। कि कोई नहीं, बहुत अच्छा कदम है। जी जी। और सभी कलाकार साथ भी दे रहे हैं और देने के लिए तैयार भी थे। जी। अब ये विवाद फैलने का एक ही कारण हुआ सिर्फ और सिर्फ कि जैसे अब हजारों गीत हैं इस प्रकार के, जी, तो सरकार ने कुछ 5-10 गीत ही डिलीट किए और वो 1-2 आर्टिस्ट के ही किए। अब फिर वो तो फिर रोज न्याय व्यवस्था के विरोध है वो चीज। अगर आप कर रहे हैं तो सबके साथ, तो सबके साथ एक सम्मान, और एकदम से एक कर देते तो कोई भी नहीं बोलता, सबने स्वागत भी किया था, अच्छा था सबका। लेकिन वो फिर बोलने का मौका मिल गया कलाकारों को, और उनका भी कोई गलती नहीं बोलेगा कोई। अब 2 आदमी मान लो कोई काम कर रहे हैं जी, एक जैसा ही, अब उसमें से एक को सजा मिले, एक को ना मिले, तो फिर एक जिसको सजा मिलेगी वो बोलेगा ना। जी जी, उसकी पीड़ा बाहर आएगी। और फिर जनता को भी दिख गया ये, तो इसलिए ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई। बाकी हो जाएगी खत्म, कलाकार हैं, कलाकारों में बड़ा प्यार है आपस में, और हमारे बड़े ही अच्छे और समझे सुलझे कलाकार हैं। और आगे मैं चाहता हूँ कि इस पर बैन लग जाए, अच्छी बात है। और कोई ऐसी गाइडलाइन सरकार बना दे, या कोई ऐसी कमेटी बना दे कि भाई आपने यहाँ तक काम करो, अच्छे काम करो, इससे ऊपर जाओगे तो ठीक नहीं होगा जी। या फिर कोई ऐसी कोई बोर्ड बन जाए जिसमें कोई भी गीत लिखे तो पहले गीत वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया जावे। क्या बात है कि भाई आप ये गीत देखो, उसकी एक फीस लगाओ, 100-200 रुपये लगा दो, ताकि उसको प्लेटफॉर्म भी मिले, उसको मान सम्मान भी मिले, और कोई गलत चीज़ परोसी भी नहीं जाए। ऐसा कोई चीज़ हो जाए। अब मान लो एक गीत कोई लेखक लिखता है, उस पर एक शुल्क लगा दिया जाए, 200 रुपये आप फीस भरो और इस गीत को पास करवाओ। अब वहाँ पे कोई अच्छे जो 5-4 आदमी, कुछ ऐसे जो समझदार हैं, जो बुद्धिजीवी विशेषज्ञ, कोई पुराने जज, रिटायरमेंट, कुछ भी साहित्यकार, कुछ भी हो, वो लोग बैठा दिए जाए 5-4, और वो फिर उनमें से अगर मान लो किसी को कुछ लगता है ऐसा, उसको बोल लो ठीक करवा लें और पास कर दें। नहीं ऐसा कुछ लगता है कि भाई समाज को बिगाड़ेगा तो उसको पास ना करें। ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर ये चीज़ें ही मिट जाएंगी। बिल्कुल। एक चीज़ और नहीं समझ में रामकेश भाई साहब, जिस प्रकार से गुड़गांव में अभी हमने देखा, सरकार ने बैन कर दिया वो गाना, लेकिन जब व्यक्ति स्टेज पर जाता है और जनता, गाना बैन हो गया लेकिन उस जनता ने उसी गाने की शब्द को, लाइन को जब गुनगुनाया, गाया, और वो इतने हज़ारों की संख्या में, और वो सबके मोबाइल में वो कैद हो रहा था, वो जितनी गति से उस टाइम उतना उसका क्रेज़ नहीं था, उससे कई गुना, 1000 गुना उसका क्रेज़ वो बढ़ गया। मतलब जिस चीज़ को रोकने का प्रयास किया उसकी गति और बढ़ गई। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि हो कह रहा है कि जिस चीज़ को सरकार, किसी एक चैनल का तो आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन क्या सरकार और प्रशासन के लिए समस्या क्रिएट नहीं होगी? उसी गाने के बोल लाखों लोगों के रील के रूप में कन्वर्ट होके चला गया। मतलब इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए? ये अपने आप में एक समस्या क्रिएट होगी भाई साहब। देखो क्या है, अब पब्लिक के अंदर कोई चीज़ पॉपुलर है, हाँ, और वो एक बन जाता ना इस प्रकार का एक, अब वहाँ जैसे जो सिंगर, पता क्या, जनता को एक सहानुभूति पैदा होगी मासूम शर्मा के प्रति, जी जी जी, कि इसके साथ गलत किया है।
और जैसे जहाँ वो जाएगा तो लोगों में एक वो था कि वो हीरो बन गया फिर और जी। भी ज्यादा। हाँ, अब मासूम को इसका नुकसान कम हुआ है, फायदा ज्यादा नजर आ हुआ रहा है। जी। मतलब फायदा क्या, वो ज्यादा पब्लिसिटी होगी पॉपुलर हो गया, उसकी। पब्लिसिटी हो गया खूब है। वो अच्छा गाने वाला है, हाँ वो गाता बहुत अच्छा है। जी और वो ये नहीं कि भाई इस प्रकार के गीत, उसके अच्छे गीत भी हैं जी। और वो अच्छे गीत और गाएगा तो उसको भी सुनेंगे, हम्म। क्योंकि वो अपने कलाकारी के प्रति बड़ा वफादार भी है और खूब मेहनत भी करता है। और सारे ही कलाकार ऐसे हैं हमारे प्रदेश जी के, जी। बहुत ही एनर्जी वाले अच्छे कलाकार हैं। बस सरकार उनको एक गाइडलाइन दे दे और उनको ये बता दे भाई ऐसा ऐसा काम करो, ये बहुत ही अच्छा होएगा। मैं तो इतना ही चाहता हूँ। रामकेश जी भाई साहब, अभी आपका आगामी प्रोजेक्ट क्या है जिस पर आप काम कर रहे हैं? जैसे आपने पहले बहुत बेहतरीन काम दिया है प्रदेश की जनता को, देश की जनता को। आगामी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा खुलासा करते चलें कि क्या वो जनता को देने जा रहे हैं? मेरा अभी एक गीत आने वाला है, जी। किमेनी। कि मैं नहीं। किमेनी जी। गीत का नाम है, किमेनी। जी जी जी। लेकिन गीत बहुत कुछ है। जी किमेनी गीत है, अभी 2-3 दिन में ही वो मार्केट में आ जाएगा। उसकी वीडियो वगैरह हमने बना दी है सारी, 2-3 दिन में लॉन्च करेंगे उस गीत जी को। जी जी। बहुत अच्छा गीत है और मैं 2-4 लाइनें सुना देता हूँ उसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि बिना टेम की रे हुई बरसात भी किमेनी, आह, साथ बीच में जो छोड़ दे वो हाथ भी किमेनी, वाह इंसान इंसान होवे जात भी किमेनी, वाह, जो गाम तेरे डर जावे गात भी किमेनी, क्या बात। जिन्हें देख के नाराजी रे वो मुंह भी किमेनी, जो झूठी खाई जावे सेवा सू भी किमेनी, वाह। शमशान का तुम्हार कन गेड़ा देख लिए भाई मैं भी किमेनी और तू भी किमेनी। कमाल तो कमाल। ये गीत आएगा मेरा भी किमेनी। सर, मैं जितना मैं आपको देख पाया, समझ पाया, जितनी मैंने आपकी यात्रा को समझना चाहा, आप कैसे नब्ज़ पकड़ते हैं? वो जनता जनार्दन के रोंगटे खड़े होते हैं जब पहले वाले गीत आपने पकड़े, अब किमेनी जो शब्द है, वो ऐसा लगता है कि आम जीवन के, उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं को आप पकड़ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि आप अनुभव, बड़े बुजुर्गों के पास, दादा दादी के पास कहीं ना कहीं आप बैठे हैं, उसके अनुभव का फ़ायदा शायद आपको मिल रहा है इस आपकी जो यात्रा है। हाँ, ये तो होता ही है, बड़े बुजुर्गों में बैठने का तो बहुत फायदा होता है। और ये जो किमेनी गीत है ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, जी एक बहुत ही नया लड़का है, 24-25 साल का है, MK मकराना, मनीष नाम है उसका, MK वैसे कहते हैं हम। जी उसने ये गीत लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखने वाला है, बहुत ही समझदार लड़का है। इतनी कम उम्र में इस प्रकार के गीत लिखना, उसने इस गीत को लिखा है और बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ कि आगे जो नए राइटर आएँ तो अच्छे अच्छे गीत लिखें, जिससे हमारे समाज के ऊपर एक अच्छा असर जाए, अच्छा मैसेज जाए उसके ऊपर। और बड़े बुजुर्गों के पास जो बच्चे बैठते हैं वो जीवन में गलतियां बहुत कम करते हैं और अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि है ना, इंसान जीवन में क्या कमाता है? तजुर्बा कमाता है। अब कोई बुजुर्ग है तो उसने जो तजुर्बा कमाया ना, वो 70-80 साल खर्च करके जब कमाया है, और हम वो अगर हमें मिल रहा है फ्री में तो हमारे से बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? जी अगर बड़े बुजुर्गों के पास नहीं बैठते बच्चे तो बहुत बड़ी चीज से वंचित रह जाते हैं। जी जी। मुझे मेरा अंतिम निवेदन भाई साहब, हमने वो पंजाब की कल्चर देखी है, वहाँ के लाइव कंसर्ट हमने देखे हैं, हम उसी जो पंजाब से निकली हुई चीज़ अब हरियाणा में हम देख रहे हैं। हरियाणवी जो कलाकार है लाइव कंसर्ट की तरफ बड़े चले हैं, मतलब तो आपको क्या भविष्य नज़र आता है हरियाणवी संस्कृति का, हरियाणवी कलाकारों का? कितना उज्जवल भविष्य है और कितना उनका वो जीवन रेखा को उम्दा बनाने का एक रास्ता नज़र आता है? बहुत अच्छा भविष्य है कलाकारों का, तो बहुत अच्छा, 5-4 साल से बड़ा अच्छा हो गया। नहीं, पहले कलाकारों के पास कुछ नहीं होता था, अब कोई कमी नहीं है, ना पैसे की है ना किसी प्रकार की मान सम्मान की। जो अच्छा काम करते हैं उनका भविष्य बहुत अच्छा है और लाइव कॉन्सर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। लोग लाइव सुनने लग रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे गीत, अच्छे अच्छे लाइव में जब सुनते हैं उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी और अच्छे गीत गाएंगे सब, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हरियाणा के। हरियाणा में एनर्जी है, हरियाणा की सोच अच्छी है। हरियाणा के जो पुराने कवि हैं उन्होंने ऐसी ऐसी बात, ऐसे ऐसे गीत, ऐसे ऐसे छंद लिख के गए हैं। उनको भी मैं नए कलाकारों से निवेदन करूंगा कि पुराने जो कवि हैं हमारे, चाहे वो लक्ष्मी चंद जी हैं, मांगे राम जी हैं, धनपत जी हैं, मेहर सिंह जी हैं, जगदीश चंद्र जी हैं, हरिकेश पटवारी जी हैं, दादा जगन्नाथ जी हैं, उनको सबको
पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जो भी कलाकारी लाइन में आता है, राइटिंग में खासकर। जी। तो देखो वो क्यों लिखते थे, ऐसा क्या था, कुछ ऐसे समाज के लिए चीज़ें लिखें। श्रृंगार रस की लिखो, अच्छी बात है, किसी की सुंदरता का वर्णन करना। वाह। आप नाचने कूदने के गीत लिखो, बड़ी अच्छी बात है, कहीं मनोरंजन हो जाए। आप मोटिवेशनल गीत लिखो, आप एनर्जी वाले गीत भी लिखो जिसको सुनकर जोश आ जाए। बस ऐसा मत लिखो जिसका बुरा प्रभाव समाज के ऊपर पड़े। अच्छे अच्छे चीज़ जिसका प्रभाव भी अच्छा पड़े, लोगों में एनर्जी भी आए, इस प्रकार की चीज़ें लिखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैंने वो देखा भाई साहब, जो आपने पहले वाली हवा रही ना, पहले वाला पानी, उस गाने में आपने समस्या चीज़ें नज़र आई कि ये हमने चेंज देखा। तो बतौर लेखक और बतौर कवि रामकेश जीवनपुरिया समस्या देख ली, क्या समस्या का समाधान के विचार भी भाई साहब के दिमाग में आते हैं कि वो पहले वाली हवा भी आ जाए, पहले वाला पानी भी आ जाए, या किमेनी जो शब्द है? जी, मैं बताऊंगा क्या है। मैं ये नहीं कहता, अच्छी बात हुई, हमारा देश तो तरक्की कर ही रहा है जी, अच्छी बात है तरक्की करना, लेकिन तरक्की के साथ अगर हमने अपने संस्कार और संस्कृति को छोड़ दिया तो फिर रह भी क्या जाएगा। भारतीय संस्कारों का देश है। मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई मतलब गाड़ी में चलने लग जाओ, बैलों से खेती करो, ऐसा नहीं है। जी जी जी। लेकिन वो चीजें याद भी रखो। और जैसे प्राकृतिक खेती, मान लो आज है ना, जो खाने के अंदर जो जहर भर गया जिससे बीमारियां फैल रही हैं। जी जी जी। अब मतलब ये चीज है कि भाई आप कुछ ऐसा प्राकृतिक, आज प्राकृतिक खेती चल रही है, उसको करो, उसके दाम भी ज्यादा मिलते हैं और मतलब मार्केट में दाम भी ज़्यादा मिलते हैं और लोगों में स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। मतलब कोई जो चीज़ें हैं ना जो पुरानी हैं, उन पुरानियों को अपनाओ, नई चीज़ें जो चल रही हैं उनको भी यूज करो, लेकिन अपनी पुरानी चीज़ें ना मत भूलो। मेरा कहने का अर्थ ये है। एक आधा कलाकार ये ने भी कहा यार ये क्या बात है, ठीक है देश तरक्की कर रहा है, ये दामन पहनने लग जावा। अरे कौन कहता है दामन पहनो, दामन मत पर फिर दामन को भूलो भी मत है, उसको छोड़ दो भी मत, कभी कभी ओकेजनली पहनो, अच्छा है, याद है बच्चे कुछ भी पहनो। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भाई हमें पश्चिम सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं, क्यों ना ऐसा हो कि हमारी सभ्यता को वो लोग फॉलो करें, ये क्यों नहीं चाहते? हो सकता है, संभव है, हो सकता है, ऐसा है, मिक्स तो होएगा। उनकी थोड़ी बहुत हम ले रहे हैं, वो भी हमारे ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, वो भी हमारा करते हैं। आजकल मैंने कुछ अंग्रेज देखे हैं साड़ी धोती पहने हैं, वो जैसे है वो हमारे सनातन धर्म की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो भाई अपनी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, ये हमारी संस्कृति है, धरोहर है, इसको नहीं भूलना, अपने बच्चों को बताना चाहिए। अगर मान लो बालक आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, वो ऐसी पढ़ाई पढ़ा देंगे बच्चे को, संस्कार तो देते ही नहीं। वो मशीन बना देंगे पैसे कमाने की, उनके अंदर संस्कार है नहीं। वो बड़े पोस्ट पे भी चले जाएंगे, माँ बाप को वो याद भी नहीं करते, माँ बाप यहाँ सड़क पर मर जाएंगे, वो कहीं विदेश में बैठे हैं। तो मतलब उसका फायदा कौन सा है? वो कैसा जीवन रहेगा? क्या तो माँ बाप को मिला उसको पढ़ा लिखा के? आप पढ़ाई लिखाई करवाओ, अंग्रेजी सीखो, सब कुछ सीखो, पर कम से कम अपनी संस्कृति को तो ना छोड़ो, अपने संस्कारों को तो ना छोड़ो, माँ बाप को तो मत भूलो। यही तो हम चाहते हैं, यही तो, इसलिए इस प्रकार के गीत सुनने से फिर हमारे अंदर वो बात जागृत होती है कि हम इस प्रकार से रहें, हमारी पुरानी चीज़ें याद रखें, पुरानी चीज़ों के ऊपर हमें वो करें, उससे गर्व की अनुभूति होती है। जी मेरे को लगता है भाई साहब आपने बहुत बिंदु दो ऐसे छू दिए, एक तो प्राकृतिक खेती का और एक संस्कृति, बुजुर्ग पीड़ादायक आपने बिंदु छेड़ा कि बच्चे विदेश चले जाते हैं सक्सेस होने के चक्कर में और माँ बाप की शायद अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाते। एक वृद्ध आश्रम भी एक नई संस्कृति नज़र आती है, बड़े बड़े सेठ लोग भी, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग भी अपने बुजुर्गों को, माता पिताओं को वृद्ध आश्रम की तरफ छोड़ते हैं। भाई रामकेश जीवनपुरिया का उस बिंदु की तरफ भी ध्यान है क्या? उस पे भी कोई कुछ लिखने का विचार है? लिख रखा मैंने, इस पे भी लिखा है। 2 लाइनें सुनाते चले। वो भी सुनाऊंगा मैं। पता क्या है, कितने पैसे कमा लिए, कितना कुछ कर लिया, अगर माँ बाप की सेवा नहीं हुई तो फिर क्या फायदा है? कल आज मैं अपने माता पिता को निरादर कर रहा हूँ, तो मैं ये आस कैसे कर सकता हूँ कि मेरे बच्चे मेरा आदर करेंगे? यही तो संस्कार होते हैं। संस्कारों की कमी होगी, संस्कारों वाली चीज़ बनाएंगे। मान लो कलाकार, फिल्में बने ऐसी, इस प्रकार के गीत बने, इस प्रकार के लाइव कॉन्सर्ट हों, तो उनमें संस्कार आएंगे फिर। और संस्कार जहाँ आएंगे तो वहाँ पे घनी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े, अहंकार, ये सब
संस्कारों से ही तो खत्म होंगे। एक समाधान से अनेकों समस्या का सारे समाधान है सर। जी बिल्कुल, संस्कार अच्छे हैं तो वो हर एक बात को सोच समझ के करता है आदमी। मतलब ऐसा नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्यार रखता है। संस्कारों में यही तो सिखाया जाता है, एक जी। दूसरे का आदर करो, वाह। किसी का बुरा मत सोचो, ये सारी चीजें सिखाते हैं ना। जी जी अगर जी किसी के मन में ये बातें नहीं होंगी तो फिर वो किसी का नहीं है, वो कहीं भी कुछ भी करेगा, वो किसी के दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा तो अपराध भी करेगा वो। जी जी अपराध से कौन बचेगा? अपराध से तो वही बचेगा ना जिसके अंदर संस्कार है। जी। नहीं ये गलत है जी यार, मैं इसको मारूंगा, इसके तो बालक बच्चे भी होंगे, वो कहाँ जाएंगे? वाह। इतनी जब मन में एक भावना होगी ना, वो कहाँ से आएगी? वो संस्कारों से आएगी। तो फिर वो गलत काम होगा ही नहीं। तो संस्कारों की कमी आ गई है सर। देना चाहिए, बहुत ज़्यादा देना चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि इतनी तरक्की कर लो, अगर समाज में इस प्रकार की कुरीतियाँ फैलती रही तो समाज बिखर जाएंगे। फिर ये हमारा ताना बाना ये सिस्टम रहेगा नहीं, ये बर्बाद हो जाएगा। भाई साहब, आपने संस्कार की बात करी, लेकिन हम खेती देखते हैं, प्योद कोई भी फसल है, अगर वो शुरुआत में उसकी प्योद है, उसकी केयर कर दी तो वो लहरा जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही संस्कृति की जब आपने बात करी, वो संस्कृति और संस्कार तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही अगर हम बच्चों को देंगे तभी उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बड़े स्तर पर। जब प्राथमिक पाठशाला में इस संस्कारों की कमी होगी तो हम उम्मीद क्या करें कि बड़े बुजुर्ग जवान होने के बाद बच्चे संस्कारित होंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार के एंड पर क्या, और आप जैसे कलाकारों के स्तर पर क्या ऐसा किया जाना है कि ऐसा करने से हमारी संस्कृति और संस्कार दोबारा से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे? सबसे पहला कर्तव्य तो माता पिता का है। वाह। आजकल माता पिता इतने बिजी हो गए, बालक के साथ बात ही नहीं कर पाते। आज जो ये बच्चे मतलब गलत पथ पे जामे हैं जो, जी उनका सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा कारण है माता पिता का उनको टाइम ना देना। जी आप एक दिन में, एक हफ्ते में तो एक बार अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। वाह। उनके साथ अच्छे तरीके से बात करो कि दोस्त की तरह। वाह। उनकी सारी बातें सुनो, उनसे पूछो क्या चल रहा है क्या नहीं है। जी और जब पूछोगे तो उनको उनका प्यार बढ़ेगा माँ बाप के प्रति। वो कुछ भी काम करने से पहले सोचेंगे माँ बाप के बारे में। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, बालक बच्चों के साथ कभी बातें नहीं करे, 2 महीने 6 महीने तक बात लगे हुए पैसा कमाने में, जी तो फिर वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे पता क्या करेंगे फिर? जी वो बाहर बात करेंगे फिर। वो किसी बाहर किसी से और से अपनी बात करेंगे दिल की। ढोंगी व्यक्ति से कोई नजदीकी ढोंगी है। क्या, फिर बाहर का तो आदमी बाहर का होता है ना। जी। क्योंकि वो जो माता पिता जो समझा देगा, वो बाहर का आदमी तो आजकल जलन पैदा हो रही है, नहीं सोचते इसके बालक ने कैसे खराब करूं वाह। या कैसे। सब अच्छे नहीं है ना। जी इसलिए अपने बच्चों के साथ बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको मित्रता के भाव से उनको अपने संस्कार देना, अपने परिवार खानदान के बारे में बताना, अपने महापुरुषों के बारे में बताना जब छोटे होते हैं तो उनके अंदर वो बचपन से ही वो चीज़ें आ जाएंगी। बस वो फिर वो कभी गलत रास्ते पर जाएंगे नहीं। रामकेश जीवनपुरिया का, हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है। आपने भी कोई साधा होगा, अर्जुन की तरह मछली की आंख। तो क्या वो लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य है कि भी मुझे समाज को, देश को, अपने गांव को, क्योंकि आप अपने गांव का नाम के पीछे आप लगा रहे हैं, तो कोई ना कोई एक प्रेरणा है जिसकी वजह से आप लगा रहे हैं। क्या वो लक्ष्य है जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप निरंतर कार्यरत हैं? ऐसा मेरा कोई ऐसा लक्ष्य है नहीं। जी बस एक लक्ष्य मान सकते हो आपको कि मैं कुछ न कुछ ऐसी गीत रचना, कुछ ऐसे गीत गा के यहाँ से जाऊँ जिसका हमारे देश को, प्रदेश के ऊपर एक अच्छा मैसेज जाए। और मतलब मेरी कविता से, मेरे गाने से वाह। कुछ लोगों में एक अच्छा मैसेज चला जाए, मेरा बस यही लक्ष्य है। जी, मेरा अंतिम निवेदन, क्योंकि आप साहित्यकार भी हैं, गायक भी हैं और बहुत उम्दा लेखक भी हैं। सबसे बड़ी आज जो वर्तमान में समस्या नज़र आती है, मोबाइल, डिजिटल की दौड़ में हर बच्चा, हर व्यक्ति चकाचौंध उस दुनिया में है, आभासी दुनिया में है, जिसका वास्तव में ग्राउंड पे कोई रियलिटी नहीं है। क्या इस बिंदु पर भी रामकेश जीवनपुरिया जी कुछ लिखने जा रहे हैं? कैसे? क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हम कहीं सोशल मीडिया पर देख रहे थे, किसी माँ ने अपने बेटे को मोबाइल खोस के वो गेम खेलने से मना किया, उधर बच्चे को इतना अग्रेसिव हुआ कि उसने उसके सिर पर कुछ चोट मार दी। तो क्या ऐसा कुछ आप मैसेज देते चले जिससे जो युवा बच्चे आपको देखें वो जीवन में कुछ अच्छा कर पाए? हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी आई है, अच्छी बात है। हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करने लग गई तो फिर बर्बादी आएगी। मोबाइल कोई माड़ी चीज़ थोड़ी है, कितना कमाल तो यंत्र बनाया है, गजब है। जी हम 1 मिनट में कहीं कुछ भेज सकते हैं, आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, सारी बात अच्छी है। जी जी पर इसके साइड इफेक्ट भी हैं। मैंने लिखा है इसके ऊपर जी कि सुबह शाम दोपहर मजे घने रात ने ले रहा।
अच्छा। थोड़े दिन में देख ली तो पट्टेगा मेरा। आंखें तो दिखना बंद। नींद छीन ली, हाँ चैन छीन लिया, हाँ। छीन लिया भाईचारा। जी। 8 बजे सोवनिया था, इब रोज बजे हैं 12। ओहो। इसके बिना रहा नहीं जाता, ये कति गुलाम बना रहा। हम्म। आँखें तक कम दिखने लगा और फीका पड़ गया चेहरा। हम्म। थोड़े दिन में देख ली तो पट्टेगा मेरा। वाह। छोटे छोटे बालक, जी। छोटे छोटे बालक जवान बना दिए बचपन में, खुद अपने हाथा में शैतान बना दिए बचपन में, और कामयाब होने से पहले ही नाकाम बना दिए बचपन ओहो, में। जुल्म 1.5 साल का बालक भी समझे तेरा मेरा। आह। बच्चे ने अगर बचपन ही नहीं जिया हम्म। तो फिर क्या क्या बनेगा वो बड़ा होकर। ओहो। ये जो अवस्थाएं बनाई गई है, बचपन है, जवानी है, फिर गृहस्थ है और फिर सन्यास है, ये जी। जो 4 व्यवस्था थी, ये पूरी बचपन में बालक बचपन ही जिए। वाह। आज समय से पहले इतनी mature हो समर्थ गए। बुद्धि ये खराब करेगी कहीं ना कहीं। जी। समय से पहले अगर कोई फसल या फल पक हाँ, जाए तो वो भी कुछ गड़बड़ का आभास बिल्कुल नजर बिल्कुल। आता है। हाँ, ये बालक इतना बचपन रहे, मतलब अपने 14-15 साल तक है, इतना तो बालकपन दिखना ही चाहिए उसमें। वाह वाह। जवानी आए तो जवानी का, फिर गृहस्थ आए तो गृहस्थ का, उस तरीके से। इसलिए मोबाइल की वजह से कई चीज़ें खराब हुई है। जी। एक तो खराब हुआ संयम। जी। इंसान में संयम की कमी होगी, और संयम जिस इंसान में, फिर वो तो कहाँ की तरक्की करेगा। जी। संयम कैसे खत्म हुआ? अब इसमें जैसे 15-15 सेकंड की रील ही आवे, हाँ। 15 सेकंड की रील आवे ना, ये खत्म होती, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई लोगों की देखने और की। 15 सेकंड में ही रिजल्ट देखना चाहता है इंसान। हम्म। पहले 3-3 घंटे की कथाएं सुनते थे, बैठ फिल्में देखते थे। फिल्में देखते थे, अब नहीं देखते। जी। अब बहुत कम हो गया। अब 15 सेकंड में तो कहानी शुरू हो जाए और उसमें खत्म हो जाए, ऐसा। अब संयम कहाँ बचा फिर? जी जी। संयम कहाँ रहा? पहले क्या था, अब कोई किसी के घर में झगड़ा हो गया, जी। बहू का, छोरे का, सासू का, बहू का, जी। तो क्या था कि थोड़ी बहुत देर वो होने के बाद में एक दिन लेकर गया तो इतने वो राजी खुशी हो जाया करते, उनकी बात हो चली। अब इतना संयम नहीं है, एक बार थोड़ी सी बात हो नहीं, उसी टाइम तो फोन घुमा देंगे घर पे। ओहो। फिर घर आया, मैं संयम को नहीं, अच्छा ऐसा है क्या, आ जा तू बस ले, छोड़ के तना लाने नहीं। वो संस्कारों की कमी आ गई, एकदम से रिएक्शन आने लग गया, सोच समझ को बहुत कम कर दिया है। जी। यादगारी खत्म कर दी। पहले लोगों को पता नहीं कितनी चीजें याद थी, आज गूगल कर लो ना, बुद्धि का तो प्रयोग कर लो, बुद्धि मतलब यादें नहीं। हमारे जो पुराने गायक हैं जी। रागनी वाले, 500 हजार रागनी याद है उनको, कितने इतिहास याद, मुंह जबानी। आज के हमारे जो गायक हैं उनको एक गीत भी मुंह जबानी याद को नहीं पाला। फोन को देख देख के, फोन में देख कर करेंगे, या फिर उसमें लिरिक्स काट लो बोले इसमें फोन में। तो वो चीजें, वो मेहनत, वो संयम खराब हो गया ना, ये कहीं ना कहीं ये नुकसान है काफी। और इसका यूज करो, अच्छी बात है, अच्छे तरीके से यूज करो जितनी जरूरत है, नहीं तो ये खराब लग रहा है करना। मेरा अंतिम, क्योंकि मैं जितनी चर्चा कर रहा हूँ उससे कुछ समाज को मिलने जा रहा है। राजनीति के विषय पर भी आपने कभी लेखन किया होगा निश्चित तौर पर, कि जो राजनीतिक व्यवस्था पहले की या वर्तमान की, कि राजा किस प्रकार से होना चाहिए, थोड़ा उस पर भी आप 2 शब्द बताते चलें, कि ये आयाम भी छूना बहुत जरूरी है। राजा वही होता है जो समान दृष्टि से देखता है, जिसकी समदृष्टि होगी एक नजर से। राजा के लिए हर एक व्यक्ति एक समान होना चाहिए, उसमें परिवार, जात पात, भेद ये कहीं नहीं होना चाहिए। अगर किसी के अंदर ये है, वो राजा बनने के लायक नहीं होता जी। एक समान दृष्टि से पूरी जनता को जो देखेगा वो राजा, असली राजा होता है जी। और उसकी दाक भी होनी चाहिए, ये नहीं है कि भाई उए हो। जिस राजा की जनता के दिल में दाक नहीं है तो और है क्या? अपने ही व्यक्तित्व की अगर साख नहीं है तो और है क्या बात? तो इसलिए साख भी हो उसका व्यक्तित्व अच्छा हो और समान नजर से देखने वाला राजा हो, तो फिर जनता वहां पर खुश रहती है जी। जाते जाते दर्शकों को 2 लाइनों के साथ अपने सुरीले लेखन और गायकी के साथ छोड़े चलते हैं हम जी भाई। मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूँ रे, नफरत हो जा खत्म चौगर्द में प्यार देखना चाहूँ रे। अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूँ रे। अच्छी अच्छी बात सोचें सब मन में, कोई भी ना रहना चाहिए गंदेपन में। जात पात का ना कोई भेदभाव हो, ये जागृति आ जावे सभी
जन जन में, भ्रूण हत्या जैसा यो किते पाप नहीं हो, गम की अंधेरी काली रात नहीं हो, रिश्ते नात्या में यो सारे प्यार हो घना, बेटा नालायक शराबी बाप नहीं हो। तो प्यार से रहें, बस यही संदेश है। बहुत बहुत आभार भाई साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर आज रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार खुद गौरवान्वित महसूस करे जब इस प्रकार की शख्सियत के सानिध्य में हम बैठे, जहाँ एक महामंथन किया गया। हर उस बिंदु पर आदरणीय भाई साहब रामकेश जीवनपुरिया जी के अनुभव, उनके जो व्यक्तित्व और उनके लेखनी के माध्यम से हमने देश और समाज को क्या हम दे सकते हैं, क्या हमें देना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने समाज को सुरक्षित, अपने परिवार को सुरक्षित, अपने संस्कारों और संस्कृति को कैसे बचाए और संरक्षित और प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं। जिस प्रकार से भाई साहब ने कहा कि हम विदेशी पश्चिमी सभ्यता को क्यों अपनाएं, हम अपनी सभ्यता को इतना उत्कृष्ट बनाएं कि विदेशी लोग हमारी सभ्यता को, संस्कृति को अपनाएं। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।